हाय एवरीवन, वेलकम टू रिएक्ट टेस्टिंग सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम लोग रिएक्ट टेस्टिंग से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे एक एक करके। और ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टेस्टिंग क्या होती है, रिएक्ट टेस्टिंग क्या होती है, एक डेवलपर को टेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है और डेवलपर किस टाइप की टेस्टिंग करता है, और भी बहुत कुछ। ऑलराइट, अगर पॉइंट्स की बात करें तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर टेस्टिंग होती क्या है, कितने टाइप की टेस्टिंग होती है, रिएक्ट टेस्टिंग क्या होती है, इसमें क्या हम लोग स्पेसिफिकली टेस्ट करते हैं, और रिएक्ट टेस्टिंग करने के लिए हमें कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है उसके बारे में बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि टेस्टिंग करना तो टेस्टर्स और क्यूए काम होता है ना, डेवलपर टेस्टिंग क्यों करते हैं और किस टाइप की टेस्टिंग करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आपको ये वाला कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए ये हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अच्छा तो पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर टेस्टिंग होता है क्या। देखो, ये एक प्रोसेस होता है बग्स को फाइंड करने के लिए, एरर्स को फाइंड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर, उसको लॉन्च करने से पहले। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, तो उसको लॉन्च करने से पहले एक बार टेस्ट करोगे ना कि उसमें कुछ गलती तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है, कुछ बग तो नहीं है, और उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग। इसके अंदर हम लोग बग्स और एरर के साथ साथ ये भी चेक करते हैं कि जो हम लोगों को फंक्शनैलिटी बनानी चाहिए थी, जो फीचर बनाने चाहिए थे, वो प्रॉपरली बने हैं या नहीं बने। ऑलराइट, अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि टेस्टिंग कितने टाइप की होती है। देखो, अगर टेस्टिंग कर रहा है टेस्टर तो ये दो टाइप की होती है। पहली मैनुअल टेस्टिंग, एक होती है ऑटोमेटिक टेस्टिंग। अब इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट भी आ जाते हैं, बट हम लोग टेस्टर वाली टेस्टिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले, हम लोग डेवलपर वाली टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। सो अभी के लिए यही मान के चलो कि मेजरली जो टेस्टर्स होते हैं वो दो टाइप की टेस्टिंग करते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल में क्या होते हैं कि एक डेवलपर खुद से उस एप्लीकेशन की एक एक चीज को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि सब कुछ अच्छे से चीजें चल रही है कि नहीं चल रही है। और ऑटोमेटिक टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग कह देते हैं ऑटोमेशन कर दिया सेलेनियम वगैरह के साथ में, तो उसमें क्या करता है, टेस्टर एक स्क्रिप्ट लिखता है, एक कोड लिखता है, जिससे वो कोड जब भी रन करता है तो अपने आप उस प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर वाले प्रोडक्ट को टेस्ट कर देता है कि सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑलराइट, अच्छा ये तो होगी टेस्टर की बात। अब बात करते हैं डेवलपर, क्योंकि डेवलपर को किस टाइप की टेस्टिंग करनी पड़ती है और करनी भी क्यों पड़ती है। देखो, तीन टाइप की बेसिकली टेस्टिंग होती है जो डेवलपर्स कर सकते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग और E2E टेस्टिंग। मेनली अगर हम लोग 80% केसेस की बात करें ना, तो डेवलपर्स यूनिट टेस्टिंग तक ही सीमित रहते हैं, इंटीग्रेटेड और E2E टेस्टिंग करते नहीं है। और कुछ केसेस के अंदर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग भी कर देते हैं, बट बहुत ही रेयरली होता है कि E2E टेस्टिंग भी डेवलपर्स करते हैं। राइट, अच्छा ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली कि मोस्टली डेवलपर्स करते हैं यूनिट टेस्टिंग, कभी कभी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग भी कर लेते हैं, बट E2E टेस्टिंग बहुत कम करते हैं, ये ठीक है। बट डेवलपर टेस्टिंग करते क्यों हैं, वो तो अपना कोड लिखें, कोड करने के बाद में टेस्टर को दे दे, वो अपना काम कर लेंगे ना। देखो, इतना सिंपल नहीं होता। होता क्या है कि डेवलपर ने जब कोड लिखा है तो उसको पता होता है कि वो स्क्रिप्ट, टेस्टिंग करने की स्क्रिप्ट आराम से लिख सकता है, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं होता। अब मान लो उसने कुछ एक कंपोनेंट बनाया, एक फंक्शन बनाया है 2 दिन के अंदर, तो उसकी टेस्टिंग वाली जो चीज होती है ना, वो 5-6 घंटे के अंदर आराम से लिख देगा, उससे कम टाइम के अंदर भी लिख देगा। बट अगर वही चीज टेस्टर भी करने बैठेगा ना, ऑटोमेशन टूल्स वगैरह के साथ में, स्क्रिप्ट वगैरह के साथ में, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। और एक चीज ये भी चाहता है हमेशा डेवलपर कि जब मैंने फंक्शनैलिटी बनाई है तो मैं उसको अच्छे से टेस्ट भी कर लूं। अब एक फंक्शनैलिटी बना दी मान लो 2 दिन के अंदर, अगर वो हर बार उसको कुछ ना कुछ चेंज करने के बाद, मान लो उसने 2 लाइन का कोड चेंज करा, 1 लाइन का कोड चेंज करा, वो बार बार सब कुछ एक एक चीज टेस्ट करने बैठेगा ना, वेरीफाई करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए वो क्या करता है, एक छोटा सा कोड लिख लेता है, वो कोड अपने आप ही टेस्ट कर देता है उस फीचर को कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो डेवलपर बार बार टेस्टिंग करता है छोटे छोटे चेंजेस के बाद, बिकॉज पहले एक बार खुद भी तो चेक करेगा ना कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद वो टेस्टर को देगा। अदरवाइज ऐसा थोड़ी कि हमने बस कोड लिख दिया और डायरेक्टली टेस्टर को दे दिया। एक बार हम लोग खुद भी वेरीफाई करते हैं डेवलपर्स कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो वो स्क्रिप्ट उसके काम को ईजी कर देती है। उसके बाद में क्या होता है कि जब भी पूरा प्रोडक्ट बना देते हो तो सारे के सारे टेस्ट केस रन करके देख सकते हो कि भाई सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कहीं पे एक एरर आ जाता है तो वो हम लोगों को फंक्शन भी बता देता है, लाइन भी बता देता है, सब कुछ बता देता है। बट जो मैनुअल टेस्टर होता है ना, वो ये बता देगा कि भाई आपने कुछ गड़बड़ कर दी, बट वो कोड नहीं बता पाएगा, फंक्शंस वगैरह नहीं बता पाएगा। राइट, सो यूनिट टेस्टिंग काफी बेनिफिशियल होती है डेवलपर के लिए। अच्छा ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जब रिएक्ट टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग क्या क्या चीजें यूज करते हैं। देखो, वैसे तो छोटे छोटे पैकेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बट जो मेजर 2 पैकेज होते हैं ना, वो होता है एक जेस्ट फ्रेमवर्क और एक रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी। हम ये दोनों का ही यूज करेंगे। इन दोनों का आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोनों का एक जैसा यूज नहीं है, दोनों का थोड़ा अलग अलग यूज होता है।
सो जब मैं एक जस्ट फ्रेमवर्क के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, ताकि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस वगैरह भी समझ पाओ। अच्छा, अब बात आती है कि जब रिएक्ट के अंदर टेस्टिंग करेंगे तो क्या टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे वो टेस्ट करेंगे, जो फंक्शंस बनाएंगे उनको भी टेस्ट करेंगे, जो एपीआईज वगैरह बनाएंगे उनको मॉक करके भी टेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग चीजें बनाते हैं उनको बेसिकली टेस्ट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो यूआई वाला पार्ट होता है ना उसको लोग टेस्ट नहीं करते, बट जो लॉजिकल पार्ट होता है, बिजनेस लॉजिक बोलते हैं ना हम लोग उसको, जहां पे आपने फंक्शन लिखे हैं कि एक स्पेसिफिक आउटपुट देगा फंक्शन, और एपीआईज कॉल करी हैं, लॉजिक्स लिखे हैं, उन सबको डेफिनेटली टेस्ट करना होता है। सो हम लोग कोशिश करें कि इसके साथ कंपोनेंट यूआई वगैरह को भी टेस्ट करें और एक एक चीज आपको बता पाएं। ऑलराइट, अच्छा अब आता है कि हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे मेनली। देखो हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं यूनिट और इंटीग्रेटेड टेस्टिंग के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया ना, मोस्टली सबसे ज्यादा यूनिट टेस्टिंग होती है, कभी कभी हम लोग इंटीग्रेटेड टेस्टिंग भी कर देते हैं डेवलपर्स। E2E टेस्टिंग तो ना के बराबर ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये मेरे हिसाब से नहीं बोल रहा कि मेरी टीम में ऐसा होता है या फिर मेरी कंपनी के अंदर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर काम करा है, रिएक्ट के अंदर भी, उस प्रोडक्ट के ऊपर भी बहुत सारी कंपनीज के साथ भी काम करा है। सो हम लोग E2E टेस्टिंग ज्यादा नहीं करते। इसका रीजन भी होता है एक, क्योंकि अगर मान लो एक भी फंक्शनैलिटी चेंज हुई ना तो पूरे की E2E टेस्टिंग हम लोगों को दोबारा करनी पड़ती है। तो हम लोग यूनिट्स बना के उनकी टेस्टिंग कर लेते हैं, और जो उनकी इंटीग्रेशन होती है उसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज आप ये पूछ सकते हो, यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती क्या है, ये मैं एक बार के लिए कवर कर देता हूं। देखो, यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम लोग एक स्पेसिफिक फंक्शन को या फिर एक कंपोनेंट को अलग से टेस्ट करते हैं। अब मान लो कि आपने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर वो इंटरेस्ट बता रहा है कि आपका एक 5 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम का स्पेसिफिक रेट के हिसाब से स्पेसिफिक अमाउंट का कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो आप उसकी यूनिट टेस्टिंग लिखोगे, उसके अंदर कुछ केसेस दे दोगे कि भाई 5 साल का निकालो, 10 साल का निकालो, 2 लाख का निकालो, 12% के हिसाब से निकालो, 8% के हिसाब से निकालो। तो वो क्या करते हैं हम लोग, एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक यूनिट या फिर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट की जब टेस्टिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। और जब हम लोग एक से ज्यादा फंक्शंस की एक साथ मल्टीपल यूनिट्स की, मल्टीपल कंपोनेंट की टेस्टिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। E2E टेस्टिंग होती है जब पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक साथ टेस्टिंग कर दें। ऑलराइट, अच्छा तो हम लोग फोकस करने वाले हैं मेनली यूनिट के ऊपर और इंटीग्रेटेड के ऊपर। E2E के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने वाले, बट कुछ टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, अच्छा उसके बाद में ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रिएक्ट डेवलपर्स होते हैं वो कंपोनेंट टेस्टिंग करते हैं, एपीआई टेस्टिंग, फंक्शन टेस्टिंग वगैरह करते हैं, वो हम लोग डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। ये कोर्स आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, देखो आजकल ना डेवलपर से बहुत ज़्यादा डिमांड में ऐसा होता है कि उनको बोला जाता है कि आपको यूनिट टेस्टिंग आती है कि नहीं आती है, आपको आपकी लाइब्रेरी की टेस्टिंग, आप एंगुलर की टेस्टिंग कर रहे हो, रिएक्ट की टेस्टिंग कर रहे हो, वो आपको आती है या नहीं आती है, उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अगर उनको आती है तो उनको अच्छी सैलरी भी मिल सकती है, इंटरव्यू क्रैक करने में ईजी होता है। और बहुत बार ना क्लाइंट डिमांड करता है कि आपके डेवलपर्स को यूनिट टेस्टिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो हम लोग डेवलपर टेस्टिंग करते हैं वो आनी चाहिए, जिसको हम लोग डेव टेस्टिंग बोल देते हैं सिंपली। ठीक है, वो आनी चाहिए। सो अगर आपका क्लाइंट डिमांड करता है या फिर आपकी कंपनी डिमांड करती है और आपको ये चीज़ आती है तो डेफिनेटली आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे एंड ऑल राइट। इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो गिट के ऊपर आपको मिल जाएगा, और हम लोग स्क्रैच से सीखना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कुछ बीच से हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे, ऐसा नहीं, स्क्रैच से सीखना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं विद एग्जाम्पल।